Welcome to Basic Mining by शरद सपकाल। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 70 पार्ट 1 है। यहाँ पर रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइंड आउटपिट की चर्चा करेंगे हम लोग। इसका पार्ट 2 रहेगा, उसमें बचा हुआ जो हिस्सा है रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइंड आउटपिट का, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ये पूरी खदान में किया जाता है। लीज एरिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो वेस्ट डंप है, चाहे स्टैक है, चाहे यूटिलिटीज है, वो सभी माइन का हिस्सा है और उस सारे एरिया को रिक्लेम और रिहेबिलिटेट करना आवश्यक होता है आफ्टर द सिसेशन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन जब समाप्त हो जाता है तो हमें उस लैंड को, उस जमीन को जिस पर हमने माइनिंग की है और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, तो उसको डीकमीशन करके हमें सोसाइटी को एक बेहतर शेप में, बेहतर हालत में उसे सौंपना होता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ये बहुत कंपलसरी हो गया है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो मैंने इस लेक्चर में रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइंड आउटपिट की चर्चा की है। यानी जिस पोर्शन में हम खदान खोदते हैं, पिट बनाते हैं ओपन कास्ट वर्किंग के लिए, उस एरिया को कैसे रिक्लेम और रिहेबिलिटेट किया जाता है, उसकी चर्चा केवल हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कर रहे हैं। देखिए, माइनिंग के कुछ फेजेस होते हैं। एक खदान की जिंदगी में उसका एक शैशव काल, उसका फिर किशोरावस्था और उसका बुढ़ापा, इस प्रकार का हम देख सकते हैं कि किसी खदान की लाइफ में उसकी शुरुआत होती है प्रॉस्पेक्टिंग से। यानी वहां खोजा जाता है कि मिनरल है भी या नहीं है। फिर होता है एक्सप्लोरेशन, यानी मिनरल कितना है, किस शेप का है, कहां तक फैला है, कहां तक गहराई में है, ये तमाम चीजें वहां पर, यानी ओर बॉडी की पूरी 3 डायमेंशनल तस्वीर पता की जाती है और उसकी जो क्वालिटीज है उसका भी जायजा लिया जाता है। उसके बाद माइंड डिजाइन का मौका आता है, जब हम ये स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि हम कैसे इसको माइन आउट करने वाले हैं। फिर डेवलपमेंट होता है, यानी कि एरिया साफ करना है, रोड बनानी है, ओवरबर्डन रिमूव करना है, ये तमाम चीजें। उसके बाद में हम प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हर चीज को समेटना होता है, डीकमीशनिंग जिसको कह सकते हैं। रिक्लेमेशन और रिहैबिलिटेशन उस एरिया को किया जाता है और उसको एक बेहतर स्थिति में समाज को वापस उस जमीन को लौटाया जाता है, क्योंकि आखिर हमने उस जमीन का दोहन किया है, उस जमीन पर कुछ एक्टिविटीज की है, बहुत से लोग वहां से डिस्प्लेस हुए होंगे, बहुत कुछ पर्यावरण को हानि हुई होगी। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें अंत में रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा मुकम्मल करना होता है। हालांकि रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन की जो एक्टिविटीज है, ये फ्रॉम द डे 1, जिस दिन हम खदान शुरू करते हैं उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। जहां तक संभव है रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन जो भी हम कर सकते हैं, यानी पर्यावरण की बेहतरी के लिए हम जो जो कर सकते हैं, वो हमें पहले दिन से ही शुरुआत करनी होती है, ताकि आखिर में जाकर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं आ जाए, बहुत ज्यादा बोझ नहीं आ जाए, फाइनेंशियली भी और काम के हिसाब से भी, कि हमें आखिर में सब कुछ निपटारे की जरूरत हो। क्योंकि ये देखा गया है कि पुराने समय पे जितने भी माइन ओनर्स थे, उन्होंने बहुत ही बुरी हालात करके खदानों का, उस जगह का, और फिर उन्होंने उसको अबेंडन कर दिया, उसको बेवारिस के समान, लावारिस के समान छोड़ दिया और वहां से निकल लिए अपना फायदा लेकर के। और आज वो जो पिट्स है या वो जो जख्म दिए हैं उन्होंने धरती को, वो आज एक बहुत ही बुरी तस्वीर समाज के सामने माइनिंग इंडस्ट्री की रख रहे हैं।
तो हमें इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है और उसके लिए जो जो काम करने होते हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, एक्सप्लोरेशन और प्रॉस्पेक्टिंग होती है, माइन डिजाइन की जाती है, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, तमाम दूसरी फैकल्टी के इंजीनियर्स ये इकट्ठा होकर के कई ऑप्शंस किस प्रकार से इसको खदान को करना है, अंडरग्राउंड करना है, ओपन कास्ट करना है, ओपन कास्ट करना है तो कहाँ से शुरुआत करें, ये तमाम चीजें डिसाइड की जाती है। उसके बाद ये प्रोडक्शन का फेज आता है और फिर ये अंत समय आ जाता है माइंस का, और फिर उस एरिया को हमको एक अच्छी सूरत में लौटाना होता है समाज को। दैट इज कॉल्ड रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो एनवायरनमेंट के मायने है तमाम उस जगह का जो फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और एस्थेटिक फैक्टर जो है उस जगह का, उस जगह की सुंदरता, उस जगह की बायोडायवर्सिटी, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की नाले नदियों का जो ड्रेनेज पैटर्न है, वहाँ की पब्लिक का कल्चर क्या है, क्या डेमोग्राफी है, वहाँ की तमाम चीज़ें वहाँ के एनवायरनमेंट में शामिल होती है। तो वो एनवायरनमेंट एक छोटी सी बात नहीं है कि भाई हवा की क्वालिटी कैसी है, पानी की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उनके कल्चरल वैल्यूज से लेकर के सोशल जो स्ट्रक्चर है वो तक इसके अंदर शामिल होता है। हर माइनिंग एक्टिविटी का जैसे कि दीगर इंडस्ट्रीज का होता है उसी प्रकार हर इंडस्ट्री का माइनिंग मिला करके भी हार्मफुल इफेक्ट या विपरीत परिणाम एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। और जो वहाँ की इकोसिस्टम है, जैसे कि वहाँ की जमीन है, लैंड है, हवा है, पानी है, ये सारी चीजें उससे अफेक्ट होती है। वहाँ की कल्चरल लाइफ अफेक्ट होती है, सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, वहाँ के एनिमल्स जो है या प्लांट्स जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है और उसके ऊपर जो बुरा परिणाम होता है उसका बहुत ही दूर तक और दूरगामी परिणाम हमको सबको देखने को मिलता है। तो एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट होता है, जो अल्टरेशन वहाँ की एनवायरमेंटल पैरामीटर्स में होती है, उसको हमें स्टडी करना जरूरी है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो डैमेजेस कम से कम हो और हो सके तो हम और बेहतर शेप में समाज को वो जमीन लौटा सके, इसकी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। देखिए, जब भी एनवायरनमेंट को एड्रेस किया जाता है तो सबसे पहले वहाँ की बेसलाइन एनवायरमेंटल स्टडी की जाती है कि मौजूदा हालत वहाँ एनवायरनमेंट की कैसी है। उसके बाद में अगर हम माइनिंग करने वाले हैं तो उसका ये इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला, जिसे बोलते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले तो होता है बेसलाइन स्टडी, फिर होता है इम्पैक्ट असेसमेंट और फिर होता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कि जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम कैसे कंटेन करेंगे, कैसे कॉम्बैट करेंगे, कैसे हम बर्बादी जो वातावरण की होने जा रही है उसे कम से कम रखेंगे और कैसे और बेहतर फॉर्म में हम समाज को वो जमीन लौटा सकेंगे। तो हमें प्रिवेलिंग जो कंडीशन है, जो आज की स्थिति में जब वो लैंड वर्जिन लैंड है, वहां पर कुछ नहीं हुआ है, वहां की क्या स्थिति है, वहां का इकोसिस्टम कैसा है, नॉट ओनली इन कोर जोन बट ऑल्सो इन बफर जोन, वहां से 5 किलोमीटर के दायरे को हम बफर जोन कहते हैं, उस पूरे एरिया के अंदर क्या हालत है एनवायरनमेंट की, उसे स्टडी किया जाता है। उसको कहते हैं बेसलाइन एनवायरमेंटल डाटा। उसके अंदर मेट्रोलॉजिकल डाटा है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जिसमें विंड स्पीड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर्स है, ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर वहाँ की एम्बियंट एयर क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ पॉल्यूशन है क्या ट्रांसपोर्ट की वजह से, किसी दीगर इंडस्ट्री की वजह से, या बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। वाटर की क्वालिटी क्या है, वहाँ का ड्रेनेज कैसा है, वहाँ कितनी नदियाँ, झरने, नाले, ये है। और
उसमें जो पानी बह रहा है वो कैसी उसकी तासीर है, उसमें कोई पॉल्यूशन तो नहीं है, साफ पानी है, कैसा है, एम्बिएंट नॉइस क्वालिटी कैसी है, यानी कि वहाँ की साधारण जो नॉइस लेवल होती है वो कितनी है, शोर शराबे की लेवल कितनी है डेसिबल्स में, और क्या वहाँ कोई ग्राउंड वाइब्रेशन ऑलरेडी है किसी माइन की वजह से नज़दीक के, या वहाँ पर कोई मशीनें बड़ी प्लाई करती होगी उससे भी ग्राउंड वाइब्रेशन होते हैं। तो उसकी भी एक असेसमेंट करनी होती है। वहाँ के सॉइल की क्वालिटी यानी वहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ये तमाम मिट्टी की स्टडी, टॉप सॉइल है या नहीं है, या बैरन लैंड है बिल्कुल, ये सारी चीजें, इन्वेंट्री ऑफ फ्लोरा एंड फाना यानी फ्लोरा और फाना की, यानी प्राणी और वनस्पति जगत जो वहां पर मौजूद है उसकी क्या बायोडाइवर्सिटी है, किस प्रकार के पेड़ पौधे, किस प्रकार के प्राणी वहां है, क्या कोई फॉरेस्ट एरिया है वो, या प्रोटेक्टेड एरिया है, किसी सैंक्चुअरी के आसपास है, ये सारी चीजों की स्टडी होती है। फिर वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक हालत कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, किस मजहब के लोग रहते हैं, किस इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग वहाँ रहते हैं, कैसे मेल फीमेल रेशो है, कैसे वहाँ का कल्चर है, ये सारी चीजें, उनकी हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये तमाम एक बहुत बड़ा चैप्टर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान जब बनाते हैं तो ये इसमें होता है। क्योंकि वो हमारे परव्यू में यहाँ नहीं है इसलिए मैं इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जो वहाँ की प्रिवेलेंट और बिफोर माइनिंग जो परिस्थिति है इन सब पैरामीटर्स की, उसका अभ्यास किया जाता है। अब जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है वो हर पैरामीटर पर होता है, यहाँ तक कि वहाँ के सोशल पैरामीटर पर भी होता है। वहाँ की पब्लिक को हो सकता है ज़मीन छोड़ के जाना पड़े। जनरली होता है कि ट्राइबल एरिया बहुत जंगल से घिरा हुआ होता है, वहीं जो ट्राइबल लोग हैं वो रहते हैं, उनकी गुजर बसर वहाँ के वनस्पति पर, वहाँ के जंगल पर निर्भर होती है, और अमूमन वहीं पर मिनरल भी मिलते हैं। तो बहुत से लोगों को वहाँ से जाना होता है, उनके रोजगार छिन जाते हैं। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो हर पैरामीटर पर होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी, और उसे कैसे एड्रेस करना है वो देखते हैं। तो हम संक्षेप में देखते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। सबसे पहले तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि आप एक वर्जिन लैंड को, जिसे आज तक छेड़ा नहीं गया है, उसे आप खोद रहे हैं या वहां डंप्स डाल रहे हैं। तो जो एरिया अंडर एक्सकावेशन है, जिस जगह पर खुदाई हो रही है, वो ब्रोकन एरिया कहलाता है। उसमें से जिस एरिया के अंदर पूरा मिनरल निकल गया है उसे माइंड आउट लैंड कहते हैं। या तो ये हो सकता है कि मिनरल ही वहां से खत्म हो गया। जनरली ऐसी स्थिति तब आती है जो एक बेडेड और टेबुलर किस्म का डिपॉजिट होता है, हॉरिजॉन्टल या नियर हॉरिजॉन्टल टाइप का। या फिर हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक लिमिट पहुंच गई है, अब इससे नीचे आप जा नहीं सकते, मिनरल हालांकि कंटिन्यू कर रहा है डेप्थ में, तो ऐसी सूरत में आप उसको भी माइंड आउट लैंड कहते हैं। दूसरा, बहुत सा एरिया, बहुत ज्यादा एरिया, हम शायद जितना एरिया तोड़ते नहीं है, काटते नहीं है, उससे ज्यादा एरिया डंप्स के अंदर हमारा निकल जाता है। यानी जो भी मिनरल निकालने के समय वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हमको वेस्ट डंप्स बना करके उसमें रखना होता है, उसमें उसको स्टोर करना होता है। फिर टेलिंग पॉन्ड्स होते हैं कई जगह पर जहां पर बेनिफिशिएशन प्लांट होते हैं, तो जो टेलिंग निकलता है, जो गैंग मिनरल का हिस्सा निकलता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उस टेलिंग पॉन्ड के अंदर बहुत बड़ा एरिया बर्बाद होता है। फिर बहुत सा एरिया जहां हम मान लीजिए क्वार्टर्स बनाते हो, ऑफिसेज बनाते हो, वर्कशॉप बनाते हैं, या शेड बनाते किसी किस्म का, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खदान का खड़ा करते हैं, रोड बना रहे हैं आप, तो वो सारा यूटिलिटी सर्विसेज का एरिया। फिर स्टैक यार्ड होता है जहां पर आप मिनरल को स्टोर करते हो, माइंड आउट मिनरल को। और बहुत सा एरिया आप अफॉरेस्टेशन में लेते हो, आप वहां पेड़ पौधे लगाते हो, वो भी एरिया इसके अंदर आता है जहां पर आपने जो पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, वो मैच्योर अगर नहीं हुए हैं तो।
जिस दिन वो मैच्योर हो जाएंगे, जिस दिन वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे, जिस दिन उसको किसी प्रकार की केयर की जरूरत नहीं होगी, उसे ये माना जाता है कि 30 सेंटीमीटर का उसका जो स्टेम है उसका गर्थ होना चाहिए कम से कम, और उसकी 3 मीटर हाइट होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि भाई वो अब पानी की या किसी किस्म की आफ्टर केयर की जरूरत उसको ना हो, तो उस एरिया को फिर हम रिहैबिलिटेटेड मान सकते हैं। लेकिन टिल दैट टाइम उस एरिया को डिग्रेडेड ही माना जाता है। फिर एयर पोल्यूशन होता है, खदान में डस्ट और स्मोक जनरेट होता है ब्लास्टिंग की वजह से। आप एक्सकावेशन कर रहे हो मशीनों से, कुछ मूविंग इक्विपमेंट होते हैं, ट्रैफिक होता है रोड के ऊपर, लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन होते हैं, स्टॉक पाइल स्टैक्स जो होते हैं उनमें से हवा के साथ एयरबॉर्न डस्ट उड़ सकती है, फिर आपके एक्टिव डंप्स में से उड़ सकती है, टेलिंग पॉन्ड से डस्ट उड़ सकती है हवा के साथ। ये दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, और ये एयर को तबाह करते, उसके अंदर का मान लीजिए सिलिशियस डस्ट है तो बहुत सी बीमारियां भी होती है सिलिकोसिस जैसी। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मामला है। फिर वाटर पोल्यूशन भी एक मसला है। होता यह है कि जब हम माइनिंग करते हैं तो ग्राउंड वाटर लोअर हो जाता है, ना कि आसपास के कुओं का जो पानी है उसकी लेवल नीचे आ जाती है, क्योंकि माइन की लेवल जो हमेशा नीचे जाती है वाटर टेबल से। तो बाहर का जो वाटर टेबल होता है आसपास के एरिया का, वो नीचे आ जाता है। फिर कई बार एसिड माइन ड्रेनेज की समस्या होती है, यानी कि जो पानी आप बाहर फेंक रहे हो पिट के संप में से या डम्प्स में से कोई रिसाव हो रहा है, और उसमें अगर सल्फाइड टाइप का मिनरल है, जैसे कि बेस मेटल के मिनरल्स होते हैं, लेड कॉपर जिंक, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं और वो पानी को वहां के एसिडिक बना सकते हैं। तो उस चीज को भी हमको ध्यान रखना है कि कहीं एसिडिक वातावरण तो नहीं हो रहा है। फिर वाटर बैलेंस वहां का दिक्कत में आ जाता है। वाटर बैलेंस से तात्पर्य यह है कि वहां पर जो एरिया है वहां कितना पानी आप खींच रहे हो, कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि एवापोरेशन के माध्यम से वहां से खत्म सा हो रहा है हमेशा के लिए, और कितना पानी आप वापस लौटा रहे हो वहां पर, तो उसका जो एक डेफिसिट है वो वाटर बैलेंस के अंदर का डिस्टरबेंस कहलाता है। नॉइस पॉल्यूशन होता है, आपके व्हीकल्स की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से इतनी सारी मशीनों का शोर होता है, ड्रिलिंग मशीन का शोर होता है। और ग्राउंड वाइब्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि धरती के अंदर कंपन पैदा होता है और वो ब्लास्टिंग की वजह से होता है। आप कुछ आगे की तस्वीरों से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के स्कार मार्क, यानी कि धरती के चेहरे पर जो जख्म के निशान, जो घाव के निशान हमने माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से छोड़े हैं, और उसके दर्शन हमको सैटेलाइट से भी हो सकते हैं, उसे हम ड्रोन से देख सकते हैं, उसे हम एरोप्लेन से देख सकते हैं, उसे हम इवन सड़क से चलते हुए भी देख सकते हैं। कई बार जो हिल फेसेस होते हैं या जो फ्लैंक्स ऑफ हिल होते हैं उसके ऊपर अगर माइनिंग हुई है तो वहां पर कैसे वो मार्क्स दिखते हैं, जो कि सोसाइटी को एक अच्छा व्यू नहीं देते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हम देखेंगे। देखिए कि ये एसिड माइन ड्रेनेज है, ये किसी माइंस में से या अबेंडन माइन में से रिस रिस के पानी आ रहा है, जिसके अंदर तेजाब की गुणधर्म है, एसिडिक पानी है ये, और इसकी वजह से बहुत सा ग्राउंड वाटर बॉडीज जो है वो तबाह हो गई है। यहाँ देखिए ये एक टेलिंग पॉन्ड है, और इसके अंदर भी कुछ एसिडिक नेचर की वजह से वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर यही टेलिंग पॉन्ड जो है ये इम्पाउंडिंग हो गया, पानी यहाँ जमा हो गया, तो सल्फाइड ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर ये वाइट स्पॉट्स आ गए हैं। ये फ्रेश टेलिंग पॉन्ड है। यहाँ देखिए माइन एफ्लुएंट जो आए हैं किसी वेस्ट, ये वेस्ट डैम पे इसके बॉटम से ये पानी जो निकल रहा है इसके अंदर एसिडिक नेचर है, और ये पानी
बर्बाद कर रहा है ग्राउंड वाटर को, या बाहर जहां पर भी ये जाके मिलेगा वहां ये तबाही ला रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अबंडेंट कोई माइन है, यानी कि लावारिस छोड़ दी गई है माइन, वहां से जो पानी आ रहा है या वहां के डंप से जो पानी आ रहा है वो एनवायरनमेंट को तबाह कर रहा है, वो उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए, ये जो स्कार मार्क है ये जनरली हमको एरोप्लेन से या ऊपर से अगर कोई देख रहा है तो उसे नजर आ सकता है, सैटेलाइट की तस्वीरों में भी ये चीजें दिखती है। तो इस प्रकार से ये धरती पर एक प्रकार की घाव के शक्ल में ये माइनिंग एरियाज बने हुए हैं। ये भी कुछ ऐसा ही तस्वीर है, क्योंकि यहाँ देखिए किसी किस्म का कोई इसको रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ है। ये भी कुछ ऐसी तस्वीर है। ये आप देखिए कि हिल के जो फ्लैंक्स है उसके ऊपर, इसी के चलते बहुत जगह पर माइनिंग को बैन किया गया है। अलवर में बैन की गई है माइनिंग। उसके बाद हिमालय रीजन में जो शिवालिक्स है वहां पर, देहरादून के आसपास, वहां दून वैली के अंदर की भी जो माइनिंग है वो इसी वजह से बैन हुई थी, क्योंकि ये इट वाज पोजिंग ए वेरी बैड पिक्चर टू द ट्रैवलर्स फ्रॉम दिस एरिया। ये देखिए, ये कुछ डंप्स इम्पाउंडिंग की गई है और ये इस प्रकार से ये पूरे वहां के जमीन को ही तबाह कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कुछ एक डरावनी सी तस्वीर दिखाई गई है एक अबंडंट खदान की, कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बेंचेस यहाँ बने, लेकिन इसको किसी प्रकार की रिकंटूरिंग नहीं की गई है। यहाँ कोई प्लांटेशन नहीं है, कोई वाटर इम्पाउंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो ये ऐसे ही छोड़ करके चले गए हैं। ये भी कुछ ऐसी स्थिति दिखाई गई है इस खदान के अंदर। ये देखिए, ये एक हिल है, कितना हरा भरा हिल है, उसके इस फ्लैंक के ऊपर हमने माइनिंग की है और उसे वैसा ही छोड़ दिया है विदाउट एनी रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन, एंड इट इज पोजिंग ए वेरी डेंजरस कंडीशंस, और बहुत ही दिखने में ये खराब नज़ारा दिख रहा है। एक अगली मार्क्स ऑन द हिल फेस नजर आ रहे हैं। कई बार मान लीजिए कि आसपास माइनिंग है या नीचे अंडरग्राउंड हुई है, तो ये सब्सिडेंस जैसी, या जैसे ये अर्थक्वेक में होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां माइनिंग की वजह से भी हो सकती हैं। ये भी कुछ ऐसी ही फोटो दिखाई गई है। ये सारे फोटो उसी इसमें कि भाई किस प्रकार से हम लोगों ने भूतकाल में पहले के समय पे माइनिंग को इसी प्रकार छोड़ दिया और ऐसी स्थिति में उन खदानों को लाया गया है। तो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट माइंड में होना जरूरी है, और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट आजकल उसको एनवायरनमेंट मैनेजमेंट की स्थान पर माइन क्लोजर कहा गया है, यानी माइन को बंद करने की बात। तो ये माइन क्लोजर क्या है? इट इनकम्पासेस द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, यानी माइन क्लोजर यानी इसके अंदर रिहेबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया भी शामिल है जहां पे आप माइनिंग कर रहे हो या डंपिंग कर रहे हो, और वो एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है। मतलब जिस दिन से आपने खदान शुरू की उस दिन से उसे अंजाम देना है, उस दिन से उसे शुरू करना है। और इसमें क्या है कि एक प्रकार का फिजिकल रिस्टोरेशन भी करना है, यानी कि जहां पर हमने कटाई की है उसको वापस उसी शेप में लाने की कोशिश करना है। उसके अंदर जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल उसकी क्वालिटी डिस्टर्ब हुई है उसको भी एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने की कोशिश करनी है, विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स से माने हैं कि माइनिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहां के लोकल हैबिटेट्स, इवन वहां की जो प्राणी विश्व है या वनस्पति विश्व है, वो भी उसका एक मुख्य लेकिन स्टेक होल्डर है। तो उसके भी कंसर्न को हमको एड्रेस करते हुए उनके साथ भी अन्याय ना हो ये कोशिश करनी है। तो जो सबको ठीक लगे ऐसी स्थिति में उसको लाने का कार्यक्रम होना चाहिए।
एंड इट शुड बी सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। ऐसी इकोसिस्टम बनानी है जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा आफ्टर केयर करने की जरूरत ना हो। एक बार आपने उसको रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन कर दिया, रिस्टोरेशन कर दिया, तो फिर वो हमेशा के लिए अपने आप वहां पर ग्रोथ होती रहे और वो जगह प्रकृति के साथ में मेल खाती रहे। ऐसी स्थिति हमको वहां पे पैदा करनी है। और ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है फ्रॉम द डे ऑफ इनिशिएशन ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट। इसका पर्पस बहुत ही साइंटिफिक ढंग से माइनिंग करना है और प्रोग्रेसिवली माइन को क्लोजर करना है। यानी जैसे जैसे माइनिंग करते हो उसी समय से हमको माइन क्लोजर की भी एक्टिविटीज करनी है। अब ये हुआ है कि पहले इसके बारे में सख्त कानून नहीं थे, लेकिन आजकल इस चीज को लेजिस्लेशन में यानी कि नियमों में, कानून में, और बहुत सख्त कानून बने हुए इसके लिए। तो ये अब माइन क्लोजर का कंसेप्ट यानी कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट का कंसेप्ट लेजिस्लेशन में यानी कि कानून में आ गया है। तो एक तो है एमसीडीआर, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, उसका रूल 23 है। वो ये कहता है कि हर खदान के पास 2 माइन क्लोजर प्लान्स होने चाहिए। एक होता है प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान और दूसरा होता है फाइनल माइन क्लोजर प्लान। अब प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान जो है वो क्या है, वो एक डे टू डे जो हम रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन करने वाले हैं उसका प्रोग्राम होता है। वो बहुत वेल डिफाइंड प्रोग्राम होता है। और ये प्रोग्राम, ये जो प्लान है आपका कि हम कैसे करने वाले हैं, कहाँ प्लांटेशन करने वाले हैं, कहाँ बैकफिलिंग करने वाले हैं, कैसे इस चीज को मतलब उस एरिया को एस्थेटिकली और एनवायरमेंटली अपकीप करके रखेंगे, ठीक रखेंगे, सही रखेंगे, उसकी गाइडलाइन जो है उसको बनाने की वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से होती है और कॉम्पिटेंट पर्सन ही उसको बनाते हैं। और इसे जो माइनिंग प्लान जमा किया जाता है आईबीएम में, हर 5 साल में आईबीएम में माइनिंग प्लान जमा किया जाता है। पहले वाले को तो माइनिंग प्लान कहते हैं, बाद वाले को रिव्यू ऑफ माइनिंग प्लान कहते हैं। लेकिन इस माइनिंग प्लान के साथ और रिव्यू के साथ में हमेशा प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान को अटैच किया जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान उस माइनिंग प्लान का ही हिस्सा होता है। उसके अंदर आगामी 5 सालों में हम कैसे करने वाले हैं और पीछे का कोई बैकलॉग अगर छूट गया है तो उसको भी कैसे एड्रेस करेंगे, ये चर्चा की जाती है। और एक होता है फाइनल माइन क्लोजर प्लान, जिसे माइन बंद करने के 2 साल पहले सबमिट किया जाता है और उसको अप्रूव करवाया जाता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से। और इसके अंदर वो सारी प्रोसेस लिखी जाती है कि भाई हम इस एरिया को डीकमीशनिंग कैसे करेंगे, यानी कि वहां पे जो भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसे हम कैसे फेज मैनर में हटाएंगे और कैसे हम जो बचा कुचा काम है रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन का उसे कैसा पूरा करेंगे, चाहे वो डंपिंग एरिया का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया का हो, या चाहे वो वर्कड आउट पिट का है। तो जो भी बचा हुआ काम है उसे हम कैसे ठीक करने जा रहे हैं। आजकल 50 साल की लीज हो गई है, तो ये वक्फा बहुत ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ऐसा स्थिति नहीं है कि लीज खत्म हो गई और हमारे पास समय नहीं है। तो उसके 50 साल के अंदर खदान भी आप चला सकते हो, उसकी लाइफ भी खत्म हो सकती है। आजकल तो इतनी मैकेनाइजेशन हो गया कि माइन की लाइफ ज्यादा रहती नहीं है। तो माइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास में फाइनल क्लोजर करने के लिए वक्त भी रहेगा। फिर मेटल माइन रेगुलेशन का रेगुलेशन नंबर 115 भी कहता है कि जितने भी एक्सकावेशन आप बनाएंगे उसको आपको बैकफिल करना है, यानी बैकफिल करके रिक्लेम करना है, उसको बोलते हैं रिक्लेमेशन। और उसको एक प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल परिस्थिति में ला करके छोड़ना है जो कि एक्सेप्टेबल हो रेगुलेटरी एजेंसीज को भी, वहां की पब्लिक को भी, माइन ओनर को भी, इंडस्ट्री को भी, पूरे देश को। यानी उसमें किसी को कोई शिकायत का मौका ना हो, ऐसी स्थिति पैदा करना है वहां पर। अब ये जो रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन करते हैं तो इसमें ईयर वाइज रिक्लेमेशन प्लान बनाया जाता है और उसके अंदर हम हर साल क्या क्या काम करने वाले हैं इस दिशा में उसका जिक्र किया जाता है हमारे प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान में। अब रिक्लेमेशन, रिहेबिलिटेशन और रिस्टोरेशन इन टर्म्स को
बड़े ही विस्तार से लिखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर माइन के अंदर जो रिक्लेमेशन की बात होती है, तो जो माइंड आउट लैंड है, यानी जहां से भी हमने मिनरल निकाल दिया, यहाँ जहां माइनिंग हमने सीज कर दी, बंद कर दी, वहां पर उस लैंड को रिस्टोर करना, यानी वापस उसी स्थिति में लाना जैसी स्थिति में हम उसकी शुरुआत की वहां की जो स्थिति थी, उस स्थिति में इसको वापस लौटा देना है। अगर ये संभव नहीं हो तो उसके अंदर आप दूसरे तरीके से भी रिक्लेमेशन कर सकते हैं, जिसके तरीके हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में जो आपने उसको रिस्टोर तो कर दिया, फिजिकली उसको ले आए अपनी जगह पर, लेकिन उसको रिहेबिलिटेट करना है, यानी उसको और अच्छे से व्यवस्थित करना है। तो इसके अंदर बहुत से काम किए जाते हैं, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट की जाती है। वहां पर जनरली हम लोग यही करते हैं कि भाई या तो इसको, इस लैंड को किसी दूसरे प्रोडक्टिव यूज में हम काम में ले लें, या हम उसको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काम में ले लें, या उसको खेती में काम में ले ले, या उसको अफोरेस्टेशन ही कर दे। तो इस प्रकार से हम उसको जो डिस्टर्ब्ड लैंड है उसको समाज को लौटाने के लिए उसको रिहेबिलिटेशन किया जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कई माइंस में कई एजेस के फॉर्मेशन नजर आते हैं कि भाई ये पुरानी रॉक है, उसके बाद में ये आया, फिर अनकन्फर्मिटी आई, उसके बाद में ये रॉक डिपॉजिट हुआ। तो कई एजेस के रॉक्स की वहां पर सारी तस्वीर देखने लायक होती है। तो ऐसे स्थान पर हम उसको बैकफिल वगैरह करने की बजाय हम उसको एक एक्सकर्शन साइट के नाम से रख सकते हैं, और वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं या जियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो आकर के स्टडी कर सकते हैं कि देखिए ये तो प्री कैम्ब्रियन रॉक थी, और फिर ये विंध्यन पीरियड की रॉक आई, और फिर ये अनकन्फर्मिटी आई, और फिर उसके बाद में गोंडवाना पीरियड, जैसी भी सक्सेशन अगर वहां पर है तो वो बच्चों को और एकेडमिशियंस के लिए भी बड़े काम की चीज होती है। लेकिन उसको फिर हमको उस प्रकार से डेवलप करना होता है, ये नहीं कि उसको अनसेफ रखा जाए। और रिस्टोरेशन ये माइंड में करना तो संभव नहीं है। हम जो खदान है उसको वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में बड़ी मुश्किल है लाना, लेकिन रिस्टोरेशन के माने यही होते हैं कि उसको वापस उसी शक्ल में, जिस हालत में हमने छोड़ा है वैसे ही स्थिति में इसको लाना, ऐसा कुछ इसका अर्थ होता है। आगे की चर्चा हम अगले लेसन में करेंगे, लेक्चर नंबर 71 में। यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। आपने इसको देखा है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।